अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ फ्रूट ड्रग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन और फिज़िकल इवैल्यूएशन डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन हम कहते हैं कि जब भी हम किसी केमिकल टेस्ट या ऐसे की मदद से फ्रूट ड्रग को फाइंड आउट करें, आइडेंटिफाई करें, तो वो हमारे पास कहलाती है केमिकल इवैल्यूएशन। अब जब भी हम फ्रूट ड्रग की इवैल्यूएशन करने जाते हैं तो दो टाइप की हमारे पास इवैल्यूएशन होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जैसे प्रीवियसली भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास दो टाइप की इवैल्यूएशन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सब्सटेंस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है कि हमारे पास कौन सा ड्रग है, कौन सा सब्सटेंस इसमें नहीं है। जबकि क्वांटिटेटिव में हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द ड्रग देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वालिटेटिव की एग्जांपल आ जाती है, हमने मॉलिश टेस्ट परफॉर्म की थी या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट परफॉर्म की थी, वो हमारे पास क्वालिटेटिव टेस्ट है। उसमें सिर्फ हमने क्वालिटी चेक की थी कि आया इसमें ग्लूकोज है या नहीं, फ्रक्टोज है या नहीं, या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं, जो भी हमने जनरल टेस्ट या स्पेसिफिक किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए की थी। बट उसी के बरक्स हम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाती है सब्सटेंस की। जिस तरह हमारे पास सेपोनिफिकेशन वैल्यू वगैरह है, मुख्तलिफ ऑयल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें हमें क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का पता चल जाता है। तो इस तरह से हम नेचुरल प्रोडक्ट जो भी ले रहे हों उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। बट उससे पहले हमें उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है सूटेबल सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि जब भी क्रूड ड्रग को आपने आइडेंटिफाई करना है या उसको आपने इवैल्यूएट करना है तो हम उसको प्लांट से पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, तभी उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास केमिकल इवैल्यूएशन के डिफरेंट टाइप है, जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारे पास है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ये सारे मेथड्स या कुछ केमिकल रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट करने के लिए। अब हमने बात की थी दो टाइप ऑफ टेस्ट की, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमारे पास एग्जांपल है सेपोनिफिकेशन वैल्यू, जो कि हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फाइटोकेमिकल ग्रुप्स के लिए, जैसे फैट्स हो गए, फिक्स्ड ऑयल, वैक्सेस और रेजिन्स के लिए। फिर दूसरा हमारे पास आयोडीन और एसिड वैल्यू है, वो भी हम फैट्स के लिए करते हैं, फिक्स्ड ऑयल्स के लिए और वैक्सेस के लिए। थर्ड हमारे पास है एसिटाइल एंड ईस्टर वैल्यू, वो हम वोलेटाइल ऑयल्स के लिए सिर्फ परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा मिथॉक्सी और वोलेटाइल एसिडिटी वैल्यूज़ हम गम्स के लिए परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट में पहले हमारे पास फाइटोकेमिकल ग्रुप है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड की अब हमारे पास सब क्लासेस हैं। कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स या जिनमें डीऑक्सी शुगर से हमारे पास, उनके लिए हम केलर किलियानी टेस्ट करते हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट की जाती है। फ्लेवोनॉइड्स के लिए शिनोडास टेस्ट, लेड इथेनॉइड टेस्ट या सोडियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म की जाती है। सेकंड हमारे पास फाइटोकेमिकल ग्रुप आ जाते हैं अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स के लिए जो जनरल टेस्ट होती है हमारे पास, वो ड्रैगन ड्रॉप्स, हेगर, मेयर, वैगनर और टैनिक एसिड टेस्ट होती है। जबकि स्पेसिफिकली जो उसकी सब क्लासेस हैं उनके लिए भी हमारे पास टेस्ट है, जैसे जेंथिन डेरिवेटिव अल्कलाइड्स जो हैं, कैफीन वगैरह, उनके लिए हम स्पेसिफिकली म्यूरोक्साइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मॉर्फिन के लिए हम डेकर्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ट्रोपेन अल्कलाइड्स के लिए विटालीमोरिन टेस्ट परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट फाइटोकेमिकल ग्रुप हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरली हम मॉलिश टेस्ट परफॉर्म करते हैं या ओसोजोन टेस्ट, जिसमें हमने फिनाइल हाइड्रोजीन को यूज़ किया था, ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी की भी हुई है, ये है। फिर उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिकली भी होती है, जैसे हमने रिड्यूसिंग शुगर्स या मोनोसेक्राइड्स की प्रेजेंस के लिए की थी, बारफोआइड टेस्ट, बेनेडिक्स टेस्ट, सेलिवनोफ टेस्ट या आपके पास फेलिंग टेस्ट थी। फिर इसी तरह स्टार्च या हेमी सेल्यूलोज के लिए आयोडीन टेस्ट परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट फाइटोकेमिकल ग्रुप हमारे पास है प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड। प्रोटीन के लिए जनरल टेस्ट जो है हमारे पास निनहाइड्रिन, मिलन्स टेस्ट, साल्कोविस्की टेस्ट या बायोरेट टेस्ट, ये सारी जनरल टेस्ट में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल के लिए हमारे पास हेल्फेंस टेस्ट परफॉर्म की जाती है। फिर नेक्स्ट फाइटोकेमिकल ग्रुप हमारे पास कोलोफोनी रेजिन्स हैं, जिसके लिए हम कॉपर एसिटेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेनिन्स और फिनोल के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म की जाती है। स्टीरॉइड्स के लिए साल्कोविस्की टेस्ट या लेबरमैन बुचर टेस्ट परफॉर्म की जाती है। इसी तरह से
टर्पिनोइड्स के लिए सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर जो हमारे पास प्योरिटी होती है क्रूड ड्रग की, उसको हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कंपाउंड कितना प्योर है। उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है, जिसमें हमें सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का पता चल जाता है कि हर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की इतनी इतनी अमाउंट मौजूद है। तो उसकी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा इतना % प्योर है, क्योंकि जो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है या ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे पास फार्माकोपियाज के अंदर या स्टैंडर्ड बुक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अब सेकंड चीज़ हमारे पास फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन या फाइटोकेमिकल एनालिसिस हम कहते हैं कि प्लांट के केमिकल ग्रुप्स जो हमारे पास उसके अंदर मौजूद है उनको हम आइडेंटिफाई करें। तो जब भी हमें किसी प्लांट मटेरियल की सिस्टमिक फाइटोकेमिकल इवैल्यूएशन करनी होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता लगाना होता है, तो उसके हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला हम रॉ मटेरियल को लेकर स्टोर करते हैं, उसको प्रोक्योर किया जाता है, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है और उसको कंट्रोल किया जाता है। सेकंड स्टेप फिर उसका होता है एक्सट्रैक्शन की जाती है। एक्सट्रैक्शन के बाद उसको प्यूरीफाई करते हैं और फिर हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की कैरेक्टराइजेशन करते हैं। जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल या फार्माकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिक्वायर्ड होते हैं उनको देखा जाता है और फिर उनका इन प्रोसेस कंट्रोल, किस तरह से हमने वो पूरी चीज़ें की, एक्सट्रैक्शन वगैरह, उसका इन प्रोसेस कंट्रोल देखा जाता है। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है बायोसिंथेटिक पाथवेज़ को इन्वेस्टिगेट करना। मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड किस पाथवे के थ्रू हमारे पास बन रहा है। अगर ऑयल्स हमें मिल रहे हैं तो वो कौन से पाथवे के थ्रू फिक्स्ड ऑयल बन के आ रहे हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट अल्कलाइड्स बने हैं तो वो कौन से पाथवे के थ्रू बन के आ रहे हैं। तो इस तरह से हम उनका बायोसिंथेटिक पाथवे देखते हैं और फिर फाइनली उनकी क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन की जाती है, क्वांटिटी चेक की जाती है, कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्रूड ड्रग हमारे पास मौजूद है। जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट होती है एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हमने कहा जैसे ही हम ड्रग परचेज़ कर लेंगे, प्रोक्योर करने के बाद उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। जब भी हमें फाइटोकेमिकल एनालिसिस या केमिकल एवैल्यूएशन करनी होती है तो पहला स्टेप ही हमने कहा था कि एक्सट्रैक्शन करनी होती है हमें प्लांट मटेरियल की। तो उसके लिए जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो उसकी डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपोनेंट और कौन से कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें निकालने हैं उनकी नेचर की बेसिस पे हम सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं। पोलर कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने हैं पोलर सॉल्वेंट लेंगे, नॉन पोलर कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। तो थ्योरी जो फिनोमेना है हमारे पास लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाला, उसको फॉलो करते हुए हम अपने जो डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं। और ज़्यादातर जो है ना एक्सट्रैक्शन के लिए ड्राइड पाउडर फॉर्म में ड्रग यूज़ की जाती है। पहले हम उसके लीव्स, बाग, जो भी पार्ट होता है उसको ड्राई करते हैं और उसका फिर पाउडर बना के उसके बाद एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट फाइटोकेमिकल ग्रुप्स के लिए सॉल्वेंट जो यूज़ किए जाते हैं उनकी टेबल है ये हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास अल्कोहल या मिथेनॉल जो है वो जनरल सॉल्वेंट है, वो मोस्ट ऑफ द फाइटोकेमिकल ग्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारे पास पेट्रोलियम ईथर, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये मेनली पिगमेंट्स, रेजिन, लिपिड, स्टीरॉयड, इसेंशियल ऑयल्स और एग ग्लाइकोन्स वगैरह की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड हमारे पास पेट्रोलियम ईथर, क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल, ये मेनली अल्कलाइड्स और क्यूनीन्स जब भी हमारे पास फाइटोकेमिकल ग्रुप होंगे तो उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है अल्कलाइडल बेस के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की एक्सट्रैक्शन के लिए। वाटर, अल्कोहल और इथाइल एसीटेट यूज़ किया जाता है। ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन, फिनोल, शुगर, प्लांट एसिड, विटामिन्स वगैरह जितने भी हमारे पास अब थोड़े पोलर नेचर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो इसमें हमारे पास मैसीरेशन का प्रोसेस, परकोलेशन या कोई हमारे पास और एक्सट्रैक्शन का मेथड जिस तरह से कंटिन्यूस हार्ड एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, इनमें से कोई भी प्रोसेस यूज़ किया जा सकता है। और मैसीरेशन में हम कंटिन्यूसली एजाइटेशन भी यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी हम सैंपल प्लेस करते हैं 3 to 7 डेज़ उसको कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है ना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट आउट हो सके। प्रीलिमिनरी फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर हमारे पास 2 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम कहते हैं जो हमारे पास मेनली प्लांट अपनी फूड के लिए या ह्यूमंस जो है ना एनिमल सब चीज़ें अपनी फूड के लिए यूज़ करें, वो होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और एनिमल या ह्यूमंस जो है इनको
एज अ फूड यूज़ करते हैं। जबकि इसके अलावा भी हमारे पास प्लांट के अंदर बायोसिंथेटिक लेबॉर्ट्री है, जिसमें वो हमें और भी मल्टीपल कंपाउंड्स बना के देता है, जैसे ग्लाइकोसाइड, अल्कलाइड, टेनिन, फिनोल, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, स्टीरॉयड, लिग्निन्स, ये सब के सब हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम होता है मेनली फिजियोलॉजिकल और थेराप्यूटिक फंक्शंस परफॉर्म करना। फिजियोलॉजिकल मतलब कोई हमारी बॉडी का फंक्शन है एक्स्ट्रा, वो रिक्वायर्ड है, उसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या किसी चीज़ को ट्रीट करना है, उनमें इनका रोल होता है। हमारे पास कहीं पे पेन रिलीफ करा रहे होते हैं, कहीं पे रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट दे रहे हैं, तो डिफरेंट आपके पास इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। अब हमारे पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं, डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मेथड नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी ये एक ब्रीफ समरी है, जिसमें हमारे पास कौन कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए। हर एक्सट्रैक्शन मेथड का अलग अलग से बताया हुआ है कि सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया जाता है, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मली प्रेशर कितना होता है, टाइम उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कितना कंज्यूम होता है, और वो किस टाइप के जो है ना प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता है, कौन से नेचर के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता है पोलैरिटी की बेसिस पे। सबसे पहला एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस सिंपलेस्ट हमारे पास है मैसीरेशन। मैसीरेशन के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ होता है हमारे पास, वो वाटर या एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। नॉर्मली मैसीरेशन रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं उसमें अप्लाई किया जाता। टाइम बट इसके लिए हमें लॉन्ग रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है। पोलैरिटी अब डिपेंड करती है सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर कि हम एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट जो है ना पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट्स आ रही होती है। सेकेंड एक्सट्रैक्शन मेथड हमारे पास है परकोलेशन। परकोलेशन में सॉल्वेंट जो यूज़ होता है वाटर, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। टेम्परेचर नॉर्मली रूम टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, बट कभी कभार इसमें हम हीट भी यूज़ कर लेते हैं। प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है। टाइम और वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों ही इसमें ज़्यादा है। परकोलेशन में भी मैसीरेशन की तरह टाइम भी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ होता है उसकी भी ज़्यादा अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है। जबकि नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा एक्सट्रैक्ट आउट करता है, यह डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे कि हम कौन सी टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है डिकॉक्शन, जिसमें सॉल्वेंट वाटर यूज़ किया जाता है और हमेशा डिकॉक्शन का प्रोसेस अंडर द हीट किया जाता है। प्रेशर इसमें एटमॉस्फेरिक ही होता है। टाइम मॉडरेट, थोड़ा कम टाइम हमें लगता है। डिकॉक्शन का प्रोसेस जिस तरह से चाय बनाते हैं वो हमारे पास डिकॉक्शन का प्रोसेस है, तो उसमें टाइम थोड़ा एज़ कम्पेयर टू परकोलेशन मैसीरेशन हमारे पास कम रिक्वायर्ड है। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमें कोई भी नहीं चाहिए, और मेनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट ये एक्सट्रैक्ट आउट करता है वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लक्स एक्सट्रैक्शन मेथड। रिफ्लक्स एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अंडर द हीट ये प्रोसेस होता है। प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है। टाइम इसमें भी मॉडरेट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अमाउंट भी मॉडरेट है, तो स्मॉल अमाउंट में ये भी हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। जबकि नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट हमने किस टाइप का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉक्सेलेट एक्सट्रैक्शन। सॉक्सेलेट एक्सट्रैक्शन में सॉल्वेंट ऑर्गेनिक यूज़ किए जाते हैं, जबकि अंडर द हीट ये प्रोसेस किया जाता है। प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। टाइम इसमें भी हमारे पास ज़्यादा चाहिए होता है, 6-8 घंटे के लिए सॉक्सेलेट का प्रोसेस छोड़ दिया जाता है। जबकि वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें भी मॉडरेट है हमारे पास, और जो नेचुरल प्रोडक्ट की एक्सट्रैक्शन है किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिसमें सॉल्वेंट जो है वाटर, एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली अंडर द हीट ये प्रोसेस भी हो रहा होता है। प्रेशर इसमें हाई रिक्वायर होता है, क्योंकि प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड है। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी इसमें हमें बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि एक्सट्रैक्शन जो है कौन से कंपाउंड्स आएंगे नेचर, वो डिपेंड करता है यहाँ पर भी सॉल्वेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन में हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ करते हैं, जो कि कॉमनली हमारे पास सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का मकसद है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो फ्लूइड फॉर्म में होगा, और जो कि उसके नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर से
अबव रखा जाता है, जिसकी वजह से वो सुपर क्रिटिकल बन जाता है। या फिर उसके अलावा कोई उसमें मॉडिफायर्स ऐड किए जाते हैं। टेम्परेचर जबकि इसमें नियर रूम टेम्परेचर होता है, प्रेशर हाई रिक्वायर्ड है, टाइम शॉर्ट लगता है। जबकि इसमें जो हम सॉल्वेंट ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं वो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में या यूज़ ही नहीं किया जाता। जबकि इसमें जो प्रोडक्ट हमें एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं वो नॉन पोलर से लेके मॉडरेट पोलर कंपाउंड्स तक मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसके लिए हम सॉल्वेंट्स वाटर एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है या कभी कभार अंडर द हीट भी किया जाता है। प्रेशर एटमॉस्फेरिक रिक्वायर्ड होता है, टाइम शॉर्ट, जबकि इसमें हमें जो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है वो मॉडरेट। अब इसमें जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर मटेरियल मिलता है वो भी डिपेंड करता है एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन के अंदर भी हम वाटर एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, रूम टेम्परेचर पे की जाती है। उसके अलावा प्रेशर एटमॉस्फेरिक रिक्वायर्ड होता है, टाइम शॉर्ट। इसमें जो सॉल्वेंट हमारे पास यूज़ होता है वो या तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया जाता या बहुत कम क्वांटिटी यूज़ होती है। जबकि एक्सट्रैक्शन मटेरियल जो हमें मिल रहा होता है वो डिपेंड करता है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के ऊपर, जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रैक्शन, जिसमें सॉल्वेंट्स वाटर एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर या अंडर द हीट ये प्रोसेस करते हैं। जबकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक रिक्वायर्ड होता है, टाइम शॉर्ट, और सॉल्वेंट ऑर्गेनिक जो हम यूज़ करते हैं वो मॉडरेट। और कंस्टिट्यूएंट डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें कंस्टिट्यूएंट मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है एंजाइम असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें सॉल्वेंट हम वाटर एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर या एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के बाद हीट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एंजाइम्स का हमें पता है कि वो जैसे ही टेम्परेचर मिलता है उस पर डी नेचर हो सकते हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंस हीट की वजह से डी नेचर होते हैं। तो इसीलिए हम इसको या तो एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के बाद हीट प्रोवाइड करते हैं। और प्रेशर इसमें एटमॉस्फेरिक रिक्वायर्ड होता है, टाइम मॉडरेट, और सॉल्वेंट जो यूज़ होता है वो भी मॉडरेट क्वांटिटी। जबकि एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमें मटेरियल मिल रहा होता है वो डिपेंड करता है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के ऊपर। लास्ट मेथड हमारे पास है हाइड्रो डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, जिसमें सॉल्वेंट हम वाटर यूज़ करते हैं, अंडर द हीट परफॉर्म की जाती है डिस्टिलेशन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। टाइम इसमें हमें ज़्यादा लगता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करते, सिर्फ वाटर की मदद से हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। और डिस्टिलेशन मेनली हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स या वोलेटाइल ऑयल जो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंटामिनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने भी हर्बल मटेरियल होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफ़िक रेंज दी हुई होती है कि हर हर्बल सैंपल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स या कंटामिनेंट्स ये हो सकती है। जैसे कि हमारे पास आयरन है, आयरन की नॉर्मल रेंज 640 से 2486 mg/kg नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे बढ़ेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी तरह कैल्शियम 1830 से 2042 mg/kg तक होता है। जिंक 1 से लेके 160 mg/kg तक, मैंगनीज़ 15 से 100 mg/kg तक, कॉपर 0.4 से 45.8 mg/kg तक अलाउड लिमिट है। क्रोमियम 0.0006 से लेकर 18 mg/kg तक अलाउड है। आर्सेनिक 5 mg/kg, कैडमियम 2 mg/kg, जबकि सिल्वर 0.01 mg/kg लिमिट अलाउड है। इससे ज़्यादा अगर हैवी मेटल की क्वांटिटी किसी भी हर्बल सैंपल में मौजूद होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी या नॉर्मल रेंज से एक्सीड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोबियल लिमिट। अब जो हमारे पास एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं या उसके अलावा यीस्ट मोल्ड वगैरह, उनकी भी हमारे पास स्पेसिफ़िक नंबर या लिमिट दी जाती है कि इससे अगर काउंट इंक्रीज़ करे तो वो हमारे पास जो है ना होगा कि अनवांटेड है या अनडिज़ायर्ड सब्सटेंस है, उसके अंदर हमारे पास एक्सेप्टेबल रेशो से बढ़ गया है। तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियाज या मोनोग्राफ्स हमारे पास जो नंबर नॉर्मल दिया जाता है उससे लिमिट
माइक्रोब्स की भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब माइक्रोब्स की हमारे पास एग्जांपल है, और जो माइक्रोबियल रेंज होती है नॉर्मली वो CFU कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स में दी जाती है। जैसे टोटल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट जो है वो 10 पावर 4 से लेकर 10 पावर 7 CFU पर ग्राम तक अलाउड है। इसी तरह टोटल जो यीस्ट और मोल्ड होते हैं वो 10 पावर 3 से लेकर 10 पावर 5 CFU पर ग्राम अलाउड लिमिट है। इसी तरह एंटेरोबैक्टीरिया जो हमारे पास बाइल टॉलरेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसकी 10 पावर 2 से 10 पावर 4 CFU पर ग्राम लिमिट अलाउड है। ई कोलाई की हमारे पास 10 ग्राम के अंदर टोटली एब्सेंस होनी चाहिए। इसी तरह साल्मोनेला स्पीशीज़ जो है वो 10 to 25 ग्राम अगर हम हर्बल प्रोडक्ट क्रूड ड्रग लेते हैं तो उसके अंदर एब्सेंट होना चाहिए, और स्टेफ ऑरियस भी 10 ग्राम क्रूड ड्रग के अंदर एब्सेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास माइकोटॉक्सिन्स हम कहते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मोल्ड्स की वजह से प्रोड्यूस हों, और जो वो माइकोटॉक्सिन्स बनते हैं वो ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए या क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उनको वो कोई ना कोई बीमारी भी प्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ इकोनॉमिकल लॉस होता है। जब भी फसलों को या जानवरों को वो बीमारी कॉज कराएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास इकोनॉमिकल लॉस भी होगा। एस्परजिलस स्पीशीज़ जो हैं वो एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो पाए जानवर जितने भी हमारे पास दूध देने वाले ख़ास तौर पे जो पाए जानवर होता है उनके अंदर। और हमारे पास AFB1 और AFB2 जो है वो ट्रांसफार्म हो जाते हैं हाइड्रोक्सिलेशन के बाद AFM1 और AFM2 के अंदर, जो कि हमें दूध और जो भी दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर मिलता है। ख़ास तौर पे जब भी अगर जानवरों ने कोई ऐसा खाना लिया हो जिसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स मौजूद हों, तो वो एफ्लाटॉक्सिन्स जो है ना उन जानवरों की बॉडी में जाने के बाद अपने जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनाते हैं FM1 FM2, और वो उनके मिल्क या मिल्क के जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर रह जाते हैं फिर। और जो मेजर एफ्लाटॉक्सिन्स हैं हमारे पास B1 B2 G1 और G2 हैं, जो कि फ्लोरेसेंस लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम UV लाइट के अंदर जब उनको ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी बेसिस पे ये B1 B2 G1 G2 है। B हमारे पास ब्लू कलर जो है, जबकि दूसरे हमारे पास UV लाइट में ग्रीन कलर शो कर रहे होते हैं। उसकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट मेटाबोलाइट्स हैं, या हम इनकी क्रोमेटोग्राफिक मोबिलिटी की बेसिस पे देखते हैं, TLC परफॉर्म करते हैं, तो उसकी बेसिस पे डिफरेंट हमने इसके टॉक्सिन्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। अब एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिकोसिस होती है। एफ्लाटॉक्सिकोसिस सीवियर लिवर डैमेज होता है। एफ्लाटॉक्सिन्स जब बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाए जानवरों की या इंसानों की, तो उसकी वजह से हमारे पास लिवर को ये ख़ास तौर पे जाकर डैमेज करते हैं। अगर एक्यूट एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो तो वो तो डायरेक्टली डेथ कॉज कराएगी, जबकि क्रोनिक एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो, मतलब लॉन्गर टाइम तक चल रही है स्लो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर भी कॉज करा सकती है। ह्यूमन या एनिमल्स का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सकता है, या इसके अलावा कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता बना लेगी। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, एफ्लाटॉक्सिन्स का प्राइमरी जो टारगेट होता है वो लिवर सेल्स होते हैं। लिवर को वो सीवियरली डैमेज करता है। फिर चाहे हम पोल्ट्री हैं या फिश, रोडेंट्स वगैरह, या जो हमारे पास नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स वगैरह, मंकी जो ये आ जाते हैं, अगर उनको एफ्लाटॉक्सिन B1 दिया जाए तो उनके लिवर को वो जाके डैमेज करता है। नॉर्मल लिमिट जो है एफ्लाटॉक्सिन की वो पार्ट ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग वेरी करती है, ठीक है, जबकि यूजुअली 300 से लेके 95 माइक्रोग्राम पर केजी, और जबकि सीड ऑयल्स के अंदर 10% तक एफ्लाटॉक्सिन्स की क्वांटिटी अलो होती है। इससे एक्सीड करेगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉर्मल रेंज से एक्सीड कर रही है, ये ह्यूमन या जो भी एनिमल इसको यूज़ करेंगे उसके लिए टॉक्सिक हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास पेस्टिसाइड एंड फ्यूमिगेशन एजेंट। ख़ास तौर पे हम जब भी फसलों की में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं या कहीं पे फ्यूमिगेशन पर्पज़ के लिए इस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके रेजिड्यूज़ रह जाते हैं, तो उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो भी हम फल सब्ज़ियाँ खाने की चीज़ें इस तरह की यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज़ ना रह जाएँ, या जो फ्यूमिगेशन यूज़ की गई है उसके कोई रेजिड्यूज़ ना रह जाए, और उनको वैलिडेटेड मेथड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे
चेक किया जाए कि कितनी अमाउंट हमारे पास पेस्टिसाइड्स की या फ्यूमिगेशन एजेंट्स की मौजूद है। जो भी हम चीज़ें खाने पीने की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी मदद से भी हमारे पास केमिकल एवालुएशन की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे।